दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 3.3 के जो भाषा आधारित सवाल है, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के जो भाषा आधारित सवाल है, उन सवालों को हम बहुत आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। और विश्वास रखिए यदि आप चीजों को अच्छी तरीके से देखते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आप इन सारे सवालों को बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे, समझ जाएंगे और उसको खुद से बना लेंगे। और जब आप खुद से बना लेते हैं सवाल को, तो इसका पूरा मतलब ये निकल जाता है कि आप सवालों को समझ गए हैं और आगे कुछ एक दिन बाद आप फिर से उस सवाल को बना लीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि उस सवाल का आपको रिवीजन हो जाएगा और आप उस सवाल को भूलिएगा नहीं। और नहीं भूलिएगा तो जब यदि ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा तो आप तुरंत उस सवाल को कर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्नावली कौन सा है बताइएगा एक बार आप लोग। 3.3 प्रश्नावली 3.3 के इन सवालों पर हम चल ले और 3 का पहला सवाल पढ़ा जाए। हम पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। हम सवाल को पढ़ते हैं। बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 26 है। और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। तो उन्हें हमें ज्ञात करना, उन संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। इन सवाल पर चल लिया जाए, इस सवाल पर चल लेते हैं और मान लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं माना पहली संख्या, हम पहली संख्या को मान लेते हैं x। क्या मान लेते हैं? x। और माना दूसरी संख्या बराबर y। दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं? y। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है, इस बात पर चल लेते हैं, इन चीजों पर चल लेते हैं। सवाल कह रहा है प्रश्न से कि दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटाव और योगफल मतलब होता है जोड़। अंतर मतलब होता है घटाव और योगफल मतलब क्या होता है? जोड़। अंतर 26 है, तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है और इन दोनों का अंतर मतलब घटाव। इन दोनों का अंतर मतलब घटाव। ये किसके बराबर है? 26 के बराबर है। तो ये हो गया समीकरण 1। यदि हम पुनः प्रश्न को पढ़ें, एक बार और प्रश्न को पढ़ें, प्रश्न के आगे के बात को पढ़ें, तो बोला जा रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या क्या है? 6 है। एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या क्या है? 9 है। एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या है? ठीक उसी पर हम क्या कर रहे हैं? 3 गुना कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 3 गुना कर दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यदि पहली संख्या x है तो इसकी दूसरी संख्या 3 गुनी, मतलब 3 गुने y नहीं हो जाएगा? आए तो 3 को y से गुना करेंगे तो 3y, और 3y बराबर किस पर आया तो माइनस का 3y बराबर। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चला जाए। लिख दे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से इन सवालों को हम इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। कौन से विधि सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले क्या करेंगे? समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से चलने के लिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है? x माइनस वाई बराबर किसके है बउआ? 26 के। यहाँ से यदि हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो 26 और y उधर में जाके प्लस नहीं हो जाएगा क्या? तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 26 प्लस y। इसको हम समीकरण 3 मान ले। कोई दिक्कत होगा? थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब x के मान को समीकरण 2 में बैठाएंगे, लिख देंगे x के मान को समीकरण 2
में रखने पर x के मान को कहाँ रख रहे हैं बउआ हम लोग? समीकरण 2 में। समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? x माइनस 3y बराबर का 0। x के जगह हम लोग क्या रख पा रहे हैं? 26 प्लस y और माइनस का 3y और बराबर किसके? 0। अब एक बात बताइए कि 26 को बराबर को उस पर भेज दिया जाए हाँ। तो y प्लस माइनस माइनस 3 में से y 3 में से 1 गया 2 और बड़ा संख्या किसमें है? इसलिए चिन्ह भी किसका आएगा? माइनस। ये चीज को समझे हो कैसे लिख हाँ, दिए? हाँ। और 26 बराबर कुछ पर जाएगा तो माइनस का 26 अभी माइनस माइनस कट गया। इसलिए y बराबर 26 2 गुना में तो बट्टा बट्टा में। ये कितनी बार में कट जाएगा? 13। तो y का वैल्यू क्या आ गया हुआ? 13। दिख रहा है क्या? देखो तो हाँ। y का वैल्यू 13। चलिए आइए जल्दी आइए। हाँ। चलिए अब हम क्या करेंगे कि y के मान को समीकरण 3 में बैठाएंगे। y के मान को समीकरण 3 में बैठाएंगे। चल लेते हैं y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y के मान को समीकरण 3 में रखने पर y का मान क्या आया है? 13। समीकरण 3 क्या है? x प्लस का 26 प्लस y। अरे देखो तो सही। हाँ। x बराबर 26 प्लस y। Y। तो अब देखो y का वैल्यू क्या गया है? 13। अरे 13 नहीं, हाँ। 13 नहीं, 13 आया है। हाँ। 13 तो x का वैल्यू x बराबर 26 प्लस 13 क्या हो जाएगा? 40। और y बराबर 13। 13। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या क्या माने थे? x का वैल्यू क्या गया है? 39। और दूसरी संख्याओं को क्या माने थे? Y। y का वैल्यू क्या गया है? 13। 13। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया? आंसर। आंसर। इन चीजों को ये चीज समझ में आया आपको? यस भाई। समझ में आया? फिर से बताना भी है क्या? नहीं भैया। अगले सवाल पर चले। अगला सवाल पढ़ा जाए। 3 का 2 नंबर सवाल पढ़ा जाए। क्या बोला जा रहा है? ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे हम। चलिए सुनिएगा आप लोग। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। उन्हें ज्ञात करना है। उन्हें क्या करना है? ज्ञात करना। संपूरक कोण समझते हो आप लोग? जिसका कोण पूरा हो। नहीं। अच्छा संपूरक कोण। संपूरक कोण देखिए सप्लीमेंट्री एंगल अंग्रेजी में कहते हैं इसको। सप्लीमेंट्री एंगल। एक होता है लंब पूरक या फिर पूरक। लंब पूरक या फिर पूरक मतलब दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं पूरक कोण या फिर लंब पूरक कोण। लिख देते हैं हम। ऐसा लिखिए ना, ऐसा लिखिए ना। x प्लस y मतलब दूगो कोण है। दूगो को जोड़ने पर कितना पूरेगा? 90। तब ये कौन सा कोण होगा? x और y कौन सा कोण होगा? लंब पूरक कोण। कौन सा कोण? लंब पूरक। लेकिन यदि x और y को जोड़ने पर यदि हमें 180 पुराना हो, क्या पुराना हो? 180। इसको क्या कहेंगे? समपूरक कोण। क्या कहेंगे? संपूरक। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह पा रहे हैं। देखिए हमने क्या कहा कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक कोण को कहते हैं लंब पूरक कोण। लंब पूरक कोण, लंब पुराने वाला कोण, लंब पुराने वाला कोण। ठीक उसी प्रकार लंब मतलब 90 डिग्री। लंब मतलब 90 अब बताइए 30 डिग्री का लंब पूरक कोण क्या हो जाएगा? 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा? 60। तो 30 डिग्री का लंब पूरक क्या हो जाएगा? 60। उसी प्रकार 60 का लंब पूरक 30। 45 का लंब पूरक 45, 35 का लंब पूरक 55, 35 का लंब पूरक क्या हो जाएगा? 55। ध्यान सुनिएगा। 72 का लंब पूरक 72 का 72 में कितना जोड़ेंगे कि 90 पूरेगा? 72 में कितना जोड़ेंगे कि 18। 18। आइए
72 में 18 समझ पा रहे हो? हाँ। मतलब एक कोण दिया रहेगा और उसमें कितना जोड़ेंगे कि क्या पूर जाए, 90 पूर जाए, तो वह दोनों कोण क्या कहलाएगा, लंब पूरक कोण कहलाएगा। समझे? तुम समझी? अब बताओ 25 डिग्री का लंब पूरक कोण क्या हो जाएगा? पूनम बताएगी। 25 डिग्री का आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में अभी तुरंत। 25 डिग्री का लंब पूरक कोण क्या हो जाएगा? 25 में कितना जोड़ेंगे 90 होगा? सीधा सा बात है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। कितना? कोशिश करो। 65 में 25 जोड़ो तो 90 पूर जाएगा ना? समझ में आया? हाँ। 81 का लंब पूरक क्या हो जाएगा? 81 का 81 9 गुड। 85 का 5 समझ पा रहे हो? यस मतलब जोड़ने पर कितना पूरना चाहिए? 90 1 डिग्री का लंब पूरक कोण कितना हो जाएगा? 1 डिग्री का लंब पूरक हाँ 89 89 हो जाएगा। आया समझ में? यस भैया तो उसको कहते हैं लंब पूरक। और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसको क्या कहेंगे? समपूरक। अब बताइए 120 का समपूरक कोण क्या होगा? 120 का 60 डिग्री। 140 का 40 डिग्री। 150 का 30 डिग्री। और 20 डिग्री का समपूरक कोण 20 डिग्री का 160 160 डिग्री नहीं, और 90 डिग्री का समपूरक कोण 90 डिग्री समझ गए? 135 डिग्री का समपूरक कोण 135 का संपूरक कोण 45 गुड। समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो वही सवाल कह रहा है कि दो संपूरक कोण है। दो क्या है? जब एक बात बताइए, जब दो संपूरक कोण है तो एक को x मान लिया जाए, एक को y मान लिया जाए। हाँ। एक को x मान लिया जाए, एक को y मान लिया जाए, और दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री पूरेगा? 180 डिग्री। अरे दोनों को जोड़ने पर कितना डिग्री पूरेगा? तभी ना उसको संपूरक कहेंगे। यदि दोनों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री पूरेगा तब उसे हम क्या कहेंगे? लंब पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे वो? लंब पूरक कोण। वही बात है। और दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, मानते हैं। माना बड़ा कोण को x मान लेते हैं और छोटा कोण को, कोई दिक्कत? डिग्री में प्रश्न से क्या हम जानते हैं, या फिर लिख सकते हो कि x प्लस y बराबर कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों संपूरक कोण क्वेश्चन में बोला है ना। पुनः क्या बोला क्वेश्चन में कि जो बड़ा कोण है, बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से, बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण क्या माने हैं? x जो है वो छोटे कोण y से कितना डिग्री अधिक है? इस बात को समझे? यस भैया बड़ा कोण x जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब x अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 18 अधिक होगा। कितना अधिक होगा? 18। समझ गए? ये दोनों समीकरण समझ में आ गया। ये हो गया पहला समीकरण और ये हो गया दूसरा और इसको समीकरण। प्रतिस्थापन विधि सॉल्व किया जाए। आप लोग कर लीजिएगा। हम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इसको समीकरण ना मान के यहाँ पर समीकरण को, अच्छा देखिए बउआ, x का वैल्यू पहले से दे दिया। x का वैल्यू, तो इसको समीकरण 2 मान लिया जाए। लिखेंगे x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो पहले से बना भैया हम ICE वाला बनाए फर्स्ट नंबर रखने पर, x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट x प्लस y बराबर क्या है? 180 डिग्री। अब x का मान दिया हुआ है y प्लस 18 अब पहले एगो प्लस का y एक और हो गया और बराबर का क्या हो जाएगा बुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब देखो y 2y और 18 उधर गया तो 180 में से 18 घटाएंगे क्या हो जाएगा? 162। अब इसलिए y बराबर गुना में तो 162 डिग्री बटा में 2 तो कितना बार में कट जाएगा? 81 तो किसका y का मान क्या आ गया? 81। y बराबर 81 डिग्री। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर
रखने पर समीकरण 2 क्या है बुआ? x बराबर y प्लस 18 y प्लस का 18 अब बताइए x बराबर y का वैल्यू क्या गया है? 81। तो 81 में क्या जोड़ देंगे? 18 81 में 18 जोड़िए तो बुआ 99 तो x बराबर 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री 81 डिग्री। अब देखो लिख देंगे बड़ा कोण, बड़ा कोण 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री। हम बड़ा कोण x को माने थे। चलिए ये दोनों हमारा क्या हो गया? आंसर समझ में आया है? यस कितना आसान सवाल था। इस सवाल में भी आप x का वैल्यू उसको समीकरण 2 मान लेते, इसको इधर लाने की आवश्यकता नहीं थी। होता। इसी के मान को डायरेक्ट इसमें पुट करके सवाल को बनाया जा सकता था। हाँ। आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, ठीक है? हम ऐसे चलिए बनाए। बहुत अच्छा किए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते। चलिए अगला सवाल है 3 नंबर सवाल हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 3 नंबर सवाल में बोला गया कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद में 3800 रुपए में खरीदी। मतलब 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदता है और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी। पहला सवाल बोला है कि 7 बल्ला और 6 गेंद। 7 बल्ला मतलब मान लेते हैं कि एक बल्ले का दाम है x रुपया, एक बल्ले का दाम x रुपया। तो अच्छा एक बात बताओ, यदि मान लेते हैं कि एक बल्ले को खरीदने में 200 रुपया लगता है तो 7 बल्ला को खरीदने में कितना रुपया लगता है? 1400 ऑफ कोर्स 1400, क्योंकि हम एक बल्ले का दाम 200 तो 7 निकालना है तो 7 से क्या कर देंगे? ठीक उसी प्रकार एक बल्ले का दाम हम x मान लिए हैं। क्या मान लिए हैं? तो 7 बल्ले का दाम 7x हो जाएगा, 7 बल्ले का दाम 7x हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार एक गेंद का दाम हम y रुपया मान लेंगे, एक गेंद का दाम हम y रुपया मान लेंगे, ठीक है? और इससे होगा क्या कि 6 गेंद है तो 6 गेंद का कितना रुपया हो जाएगा? 6y रुपया। तो पहला समीकरण बनेगा 7x प्लस 6y बराबर 3800 और दूसरा समीकरण बनेगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम आगे के सवाल जो 4 नंबर सवाल है उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा गया है 4 नंबर सवाल है, कहा गया है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा समझते हो? फिक्स्ड चार्ज, फिक्स्ड चार्ज नहीं पूरा नहीं, पहले पूरा सवाल एक बार पढ़ लेते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। चली गई दूरी पर भाड़ा होता क्या है कि यदि तुम टैक्सी पर बैठ गए तो मतलब तुमको कुछ ना कुछ भाड़ा देना पड़ेगा और तुम जितना दूरी चलोगे उसका अतिरिक्त भाड़ा देना पड़ेगा, ये बात होता है। टैक्सी पर बैठ गए मतलब कुछ ना कुछ भाड़ा देना पड़ेगा। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे आप स्कूल में एडमिशन करवाने जाते हैं, कुछ एडमिशन फी लगता है, तो एडमिशन फी मतलब सबको लगेगा ही और जितना दिन पढ़ेगा उसका महीना वाइज लगेगा। तो एडमिशन फी 1 रुपया हो गया और जो अन्य दिन जो मतलब एक महीना जो पढ़ा उसका अलग अलग रुपया हो गया। तो ठीक उसी प्रकार आगे यदि आप शहरों में जाते हैं तो आप यदि टैक्सी में बैठते हैं ना, यदि आप टैक्सी में बैठ गए तो आपसे कुछ ना कुछ रुपया जरूर लेगा, क्योंकि आप टैक्सी में बैठ गए हैं। चाहे आप 2 किलोमीटर जाइए, 1 किलोमीटर जाइए या 10 किलोमीटर जाइए। 1 किलोमीटर जाइएगा तो 1 किलोमीटर का एक भाड़ा होता है, 2 किलोमीटर का अलग भाड़ा, 10 किलोमीटर का अलग भाड़ा। यदि आप बैठ गए 1 किलोमीटर उतरते हैं तो फिर भी जो नियत भाड़ा है मतलब टैक्सी पर बैठने का जो भाड़ा वो आपको लगेगा ही, वो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे समझते हैं एक टैक्सी का नियत भाड़ा है 5 रुपया। एक टैक्सी का नियत भाड़ा क्या है? 5 रुपए। और 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया है। 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपया है। तो कोई व्यक्ति यदि 2 किलोमीटर टैक्सी से जाता है तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? नहीं, 25 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि 10 रुपया 1 किलोमीटर का, तो 2 किलोमीटर का 20 रुपया हो गया और 5 रुपया अतिरिक्त भाड़ा उसको लग रहा है ना, जो नियत भाड़ा है वो टैक्सी पर बैठा तो लगेगा ही, तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा? 25। आप समझे बात? यस समझ में आ गया? मान लेते हैं माना टैक्सी का नियत भाड़ा फिक्स्ड चार्ज, जैसे 5 रुपया माने थे ना,
इसमें x रुपया मान लेते हैं। कितना रुपया? X रुपए। x रुपया। और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर ये है y रुपया। कितना रुपया है? Y रुपया। नियत भाड़ा है x रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? y रुपया। ठीक है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना रुपया है? 105। अच्छा एक बात, तो टैक्सी पर हम बैठेंगे तो हमको नियत भाड़ा तो देना पड़ेगा। नियत भाड़ा कितना रुपया? X। 1 किलोमीटर के लिए y रुपया। वो चला कितने किलोमीटर है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y। हाँ। समझ में आ गया? इस दोनों मिला के वो कितना रुपया देता है? 105 रुपया देता है। कितना रुपया देता है? 105। क्या इस समीकरण को आप लोग समझे हैं? हाँ। आए? अब पुनः प्रश्न क्या कहता है? पुनः क्या कहता है? पुनः कह रहा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 हो जाता है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155। आखिर कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरी जगह जाता है तो नियत भाड़ा तो x रुपया लगेगा ही। और 15 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 और दोनों मिला के कितना हो जाता है? 155। क्या आप इस बात को समझे हैं? Yes, अब इसको भैया। प्रतिस्थापन हम सॉल्व कर दें या आप सॉल्व कर लीजिएगा? कर लीजिएगा। आगे के सवाल पर चला जाए। 5 नंबर सवाल चल। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11। बहुत अच्छा लगता है हंसने में, बहुत अच्छा हंसल। गधा देखो, गधा बहुत जोर से हंसता है गधा, बहुत जोर से। ठीक है। एक भिन्न है, एक क्या है? भिन्न। भिन्न को हम जैसे 2/7 है तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश। और नीचे वाला हर। तो ठीक उसी प्रकार एक भिन्न है। क्या बोला गया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। मेरे क्लास 10 का सबसे फेवरेट सवाल यही था। सर जब भी देते थे क्लास में ये सवाल सबसे पहले हम बना के देते थे। अंश हर वाला सवाल सबसे पहले हमसे बनता था। हमको याद है जब हम क्लास 10th में थे ना तो अंश हर वाला सवाल सबसे पहले हम बनाते थे। हम बहुत मजा आता है सवाल में। करते क्या थे? मान लेते थे। माना भिन्न का अंश न्यूमरेटर बराबर x और भिन्न का हर बराबर y। तो अंश को x मान लिए, हर को y मान लिए, तो भिन्न क्या हो जाएगा? x बट्टा y। x y कैसे? x बट्टा क्योंकि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर। अब क्या बोला गया? प्रश्न से क्या बोला जा रहा है? इस बात पर चल रहे हम। ये भिन्न है बुआ। दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? दोनों में अंश में भी 2 जोड़ देते हैं और हर में भी 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न क्या हो जाता है? 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। x को 11 से गुना करेंगे 11x, 11 दूनी 22। y को 9 से गुना करेंगे 9y, 9 दूनी 18। y को इधर ले आया जाए। 11x और माइनस का 9y और 18 में से 22 घटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? 4। ये समीकरण फर्स्ट। समीकरण आया है समझ में? कैसे की समझ में आया? सबको आया समझ में? देखो क्या किया गया। बोला गया कि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न हो जाता है 9/11। हमने मान लिया कि उस भिन्न का अंश x है, उस भिन्न का अंश x है और उस भिन्न का हर y। हमने ऐसा मान लिया। अंश को जब हमने x माना, हर को जब हमने y माना तो भिन्न हो गया x/y क्योंकि ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। ठीक है। अब क्या कहा गया? अब प्रश्न के द्वारा बोला गया कि
अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 2। तो भिन्न क्या हो जाता है? 9/11। अब हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा। 11 को x से गुना किया तो 11x, 11 को 2 से गुना किया तो प्लस का 22, ठीक है। 9 को y से गुना किया तो 9y और 9 दूनी, ठीक है। अब देखो हम चर वाले को एक जगह और अचर वाले को एक जगह, x अचर था तो एक जगह, 9y को इधर ले आए और 22 को उधर ले गए तो 9y प्लस में इधर आया तो माइनस में, और 22 प्लस उधर गया तो माइनस। 18 माइनस 22 माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुनः प्रश्न क्या कहता है? पुनः क्या कहता है? नीचे भी देख ले हम। पुनः दोनों में क्या जोड़ दिया जाए? 3। तो x में भी 3 जोड़ देंगे और हर में भी क्या जोड़ देंगे? 3। भिन्न क्या हो जाता है? 5/6। अब फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x को 6 से गुना करेंगे, 6 त्रिक 18। 5y हाँ। और प्लस का 15। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। x को इधर ले आएंगे, x माइनस 5y, 18 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3। ये समीकरण दूसरा हो गया। आया समझ में? यस भैया। चलिए, तो समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 2 निकल गया। इसको आप प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, यस भैया। शायद आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके यदि हम आगे के सवाल पर चलने, छठे सवाल पर चलने, तो छठा सवाल क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अभी से 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान आयु, माना जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना वर्ष? x वर्ष। और उसके पुत्र जैकब के पुत्र मान लिया कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? y वर्ष। क्या है? y वर्ष। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से, अभी से 5 वर्ष बाद, अभी यदि तुम्हारा उम्र मान लेते हैं 15 साल है, तो अभी से 5 वर्ष बाद तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा? स्वाभाविक सी बात 20 साल। 20 साल कैसे? 15 में हमने क्या जोड़ दिया? 5 जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? यदि हम आपसे पूछे कि अभी आपकी उम्र 15 साल है और 3 वर्ष पहले आपकी उम्र क्या थी, 3 वर्ष पूर्व पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? 12 वर्ष। पहले पूछेगा तो उतना वर्ष घटा देंगे, बाद में बोलेगा तो उतना वर्ष जोड़ देंगे। क्या बोला गया है पहले बात सवाल में कि 5 वर्ष बाद अभी कितना आयु है? x। 5 वर्ष बाद 5 प्लस x हो जाएगा। और उसके पुत्र की आयु अभी y है तो 5, उम्र दोनों का न बढ़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 3 वर्ष बाद हम हो जाएंगे 21 साल के और 3 वर्ष बाद तुम अभी 15 को, तो 3 वर्ष बाद भी तुम 15 के ही रहोगे। ऐसा कोई बात है? ऐसा कोई बात नहीं है। उम्र सबका बढ़ता है, पता चले या ना चले, उम्र बढ़ता जरूर है ना। 5 वर्ष बाद जैकब क्या, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी? 3 गुनी। 3 गुनी हो गई। अरे जैकब की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो गई? 3 गुनी। इसको सॉल्व कर सकते हो। x प्लस का 5 और ये हो गया 3y और प्लस का 15 ना। x माइनस का 3y और 5 उधर गया तो 15 में 5 गया तो 10। ये समीकरण। और पुनः फिर सवाल को पढ़ा जाए। पुनः 5 वर्ष पूर्व, अभी है x वर्ष तो 5 वर्ष पहले 5 माइनस x वर्ष रहा होगा। अभी है y वर्ष तो 5 वर्ष पहले y माइनस x वर्ष रहा होगा, y माइनस 5 वर्ष रहा होगा। 5 वर्ष पहले कितना गुना था? 7 गुना था। कितना गुना था? 7 गुना। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 7y और माइनस का 35। x इधर आ गया 7y तो माइनस में, और 5 उधर गया तो माइनस का 30। इसे हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेंगे और ये सवाल बन जाएगा। आशा करते हैं कि ये पूरा एक्सरसाइज 3.3 आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी सवाल में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए
और ये सवाल जिसका समीकरण बनाया गया यदि आपसे नहीं बनता है, प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनता है, तो उन सवालों को भी कमेंट करना है, बताना है, आपसे पूछना है कि सवाल नहीं बना है, इसको बताने का प्रयास किया जाएगा और आगे देखा जाएगा। आगे 3.4 विलोपन विधि को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो साथी आपके क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, जिनको अच्छे से पढ़ना है, जिनको चीज़ों को सीखना है, समझना है और सवाल एग्जाम में अच्छा करना है, उनको आप शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं।